Dear teachers, you all are welcome in CBSE in-house training. Myself, Dinesh Prasad, a teacher from Vivekanand International Public School, and today we are going to discuss about the problems created by learning disabilities of the students. So first of all, the question arises, what is learning disabilities? A learning disabilities is a problem that affects how a person receives and processes information. People with learning disabilities may have some problems related to reading, writing, doing maths, and understanding directions. So, first of all, we will study and we will learn about the problems created in reading. Basic reading problems occur when there is difficulty understanding the relationship between sounds, letters, and words. Reading comprehension problem occurs when there is an inability to grasp the meaning of words, phrases, and paragraphs. Also, having problems in letter and words, recognition, understanding words and ideas. Reading speeds and fluency, general vocabulary skills, and these all problems comes according to dyslexia. किसी भी छात्र या छात्राओं के अंदर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जिसके कारण वह पढ़ नहीं सकता है। इन सभी समस्याओं को हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग यह सोचें और इस बात पे चर्चा करें कि जो रीडिंग डिसेबिलिटीज है उसके प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम लोग अपने क्लासरूम के अंदर प्रवेश करते हैं तब एक क्लास में लगभग 40 से 50 छात्र छात्राएं उपस्थित रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुक्स अच्छी तरह से रीड कर पाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो बुक्स रीडिंग करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उनकी समस्याएं हम पहले समझेंगे कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण से एक बच्चा किताब नहीं पढ़ पाता है। अक्सर हमें देखा जाता है कि अगर इंग्लिश की बुक रीडिंग करनी हो तो एक बच्चे के अंदर मीनिंग्स का अभाव होता है और ये मीनिंग्स का अभाव ही प्रथम कारण होता है किसी बच्चे के अंदर रीडिंग स्किल्स को कम करने में। तो अब इस प्रॉब्लम की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं नीचे के कक्षाओं में। जैसे हम लोग प्राइमरी सेक्शंस में देखते हैं तो वहाँ से ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं और इन समस्याओं का उपचार भी हमें उन्हीं कक्षाओं से शुरू करना पड़ेगा, प्राइमरी सेक्शन से। जैसे अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह से पढ़ाएं। प्राइमरी सेक्शन में अगर हम कोई लेसन चालू करना चाहते हैं तो उस लेसन को चालू करने से पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उस लेसन के अंतर्गत जो भी हार्ड वर्ड्स आते हैं उसको उस बच्चों को, जितने बच्चे हैं क्लास में, उनको याद करा दिया जाए। अगर वो सारे बच्चे उनके मीनिंग्स समझ पाते हैं और अच्छी तरह से उस मीनिंग्स को रीड कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा उस लेसन को रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो समस्या उत्पन्न होती है वो है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया क्या है? देखिए, कैलकुलेशन से रिलेटेड है। कैलकुलेशन मतलब जो गणित में कमजोर होते हैं बच्चे,
अब गणित में कमजोर होने का क्या कारण है? ठीक है, तो ये सारी समस्याएं भी हमारी प्राइमरी सेक्शन से शुरू होती हैं। अगर किसी बच्चे को नंबर सिस्टम का अच्छा ज्ञान है, टेबल का अच्छा ज्ञान है, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा मैथ्स में भी काफ़ी प्रगति कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू डिसकैलकुलिया is a lifelong learning disability that affects the ability to grasp and solve math concepts. In young children, dyscalculia may affect learning to count and recognize numbers. As a child gets older, he or she may have trouble solving basic math problems or memorizing things like multiplication tables. अक्सर हमें देखा जाता है कि सेकेंडरी लेवल के भी जो बच्चे होते हैं मैथ्स में कम अंक प्राप्त करने का क्या कारण होता है? पहला नंबर, अगर हम मैथ्स के अंतर्गत किसी चैप्टर को चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज है, चाहे वो अलजेब्रा के अंतर्गत आते हो, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आते हो, मेंसुरेशन या ज्योमेट्री, उन सभी फॉर्मूलों को याद करवाना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे विचार विमर्श करने वाली बात यह है कि हम उन फॉर्मूलाज को किसी बच्चे को कैसे याद करवाएं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कक्षा में एंटर करते हैं तो एंटर करने के पश्चात बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तेज दिमाग के पाए जाएंगे, जिनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है, बट कुछ बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ही वीक होती है। तो अब इन सारे बच्चों को भी एक साथ लेकर के चलना है, तो इन सब समस्याओं का हम लोग समाधान कैसे करें, कैसे किसी बच्चे को हम लोग फॉर्मूला याद करवाएं। इन सब समस्याओं का समाधान एक तरीके से हो सकता है। अगर किसी चैप्टर में 5 फॉर्मूले हैं तो हमें करना पड़ेगा ये कि पहले उन फॉर्मूला को उस बच्चे को बढ़िया से समझा दें। समझाने के पश्चात जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट लेसन स्टार्ट कर दें और उस लेसन के अंतर्गत जो सम्स आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, उसको हम लोग स्टार्ट कर दें। उन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले मेरा अपना विचार है कि जो भी फॉर्मूले आते हैं उनसे रिलेटेड पहले हम लोग उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। 10 क्वेश्चंस अगर एक फॉर्मूले के बेसिस पे हम किसी बच्चे को देते हैं तो मेरे को लगता है कि वह 10 बार एक फॉर्मूले को लिखेगा एक सवाल को हल करने के लिए। और इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा कमजोर भी है तो वो उस फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकता है। तो ये सब है मैथ्स के कुछ कैलकुलेशंस जो मैथ्स में बच्चे वीक होते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का तरीका। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर देखा जाता है कि प्राइमरी सेक्शंस के बच्चे जो टेबल या कैलकुलेशन करते हैं, आगे चलकर वो कैलकुलेटर का यूज़ ज़्यादा करने लगते हैं। अभी भी हमने देखा है कि जो 9 और 10 के जो बच्चे होते हैं वो लोग बोलते हैं कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो हम लोग टेबल लर्न करने की क्या आवश्यकता है। तो ये सब जो सोच बच्चों के अंदर प्रवेश कर जाती है कि हाँ टेबल लर्न क्यों आवश्यक है, इन सब समस्याओं को भी समझाना अति आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें यह बताना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा टेबल लर्न किया है तो उसकी कैलकुलेशन आपके कैलकुलेशन से जल्दी हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारी समस्या आती है वो है लिखने संबंधी समस्या, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो ये डिस्ग्राफिया क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग
can involve the physical act of writing or mental activity of comprehending and synthesizing information. Dysgraphia is a writing disability where people find it hard to form letters and write within a definite space. लिखने का तरीका भी पठन पाठन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सही तरीके से लिखना, सही लाइन से लिखना, यह अति आवश्यक माना जाता है। तो इसकी किसी बच्चे के नहीं लिखने का कारण क्या क्या हो सकता है? तो इसका प्रमुख कारण होता है, पहला जो कारण होता है वो शब्द का ज्ञान ना होना, मात्राओं का ज्ञान नहीं होना। किसी बच्चे को यदि मात्रा का ज्ञान अच्छे तरीके से नहीं है तो उसकी लिखावट में बहुत सारी गलतियां आपको पाई जाएंगी, ठीक है। और यही गलतियां जो होंगी वो आगे चलकर उसके नंबर को कम करने में प्रमुख स्थान रखती है। तो इन सब समस्याओं का समाधान कैसे करें? हर एक लिखावट की अपनी एक तरीका होती है, जैसे छोटी की और बड़ी की मात्रा को कैसे लेना, छोटा को बड़ा को का मात्रा कैसे लेना, इन सब का एक अपना तरीका है और इनको सुनकर ही हम समझ सकते हैं। जैसे जब हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, जैसे कि, तो इसमें छोटी मात्रा की यूज करते हैं। जिसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिसको खींचते हैं उसमें हम लोग बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान हमें उन बच्चों को समझा करके कर सकते हैं। इसके बाद एक छात्र के लिए पठन पाठन के अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण गुण पाए जाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक रहन सहन का ज्ञान। और ये जो सामाजिक रहन सहन का जो ज्ञान है वह बच्चों के अंदर अक्सर देखा गया है। और ये जो सामाजिक रहन सहन का ज्ञान है, इस अभाव को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। सो व्हाट इज डिस्प्रेक्सिया? डिस्प्रेक्सिया इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। पीपल with dyspraxia have trouble planning and executing fine motor tasks, which can range from waving goodbye to getting dressed. Dyspraxia is a lifelong disorder with no cure, but options are available for helping to improve a person's ability to function and be independent. Dyspraxia is not a learning disability, but is commonly consist with other learning disabilities that can affect learning ability. कहा जाता है डिस्प्रेक्सिया एक विकार है जो गतिक कौशल के विकास को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित लोगों को गतिक कार्यों की योजना बनाने और उन्हें निष्पादित करने में परेशानी होती है, जिसमें उन्हें नमस्ते करने से लेकर कपड़े पहनने तक की समस्या हो सकती है। डिस्प्रेक्सिया एक जीवन भर का विकार है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन व्यक्तियों के कार्य करने की क्षमता के सुधार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता हेतु विकल्प उपलब्ध है। डिस्प्रेक्सिया कोई अधिगम अशक्तता नहीं है, लेकिन यह अन्य अधिगम अक्षमताओं से संबंधित है जो अधिगम की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो रहन सहन की जो सामाजिक समस्या है उसको हम लोग कैसे करें? अक्सर देखा गया है कि जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके अंदर किताबी ज्ञान तो भरपूर रहता है, परंतु सामाजिक ज्ञान का अभाव अधिक से अधिक मात्रा में पाया गया है। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो उसको नमस्कार करना,
उनका स्वागत करना, इन सब ज्ञानों का अभाव हमें सामाजिक रहन सहन ज्ञान के अभाव को दर्शाता है। तो इन सब समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए हम लोग अभी जानेंगे। ये जो डिस्पेक्सिया है इससे रिलेटेड बहुत बच्चे होते हैं जिनके मन में ये अभाव जाता है कि हम किसी का रेस्पेक्ट क्यों करें। तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि पढ़ने लिखने का यह एक विषय वस्तु है जिसमें सामाजिक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है शिक्षा से इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसके बुद्धि का विकास होता है, ठीक, और आपके रहन सहन और दूसरे को का आदर सत्कार करना भी आपके व्यक्तित्व को निर्देशित करता है। अतः पढ़ाई लिखाई के साथ या पठन पाठन के साथ सभी छात्र छात्राओं के अंदर सामाजिक ज्ञान का विकास करना भी अति आवश्यक है। अतः हमें इन सब समस्याओं पर जो आजकल छात्रों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इन सब समस्याओं का समाधान करना भी हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है और हम किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान करें ये हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा एक और है मौखिक भाषा के ज्ञान की समस्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको डिसएजिया वर्ड या अफासिया। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस लर्निंग डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड or produce spoken language, sign of a language based learning disorder involving problems with verbal language skills such as the ability to retell a story and the fluency of speech, as well as the ability to understand the meaning of words, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्शंस। मौखिक भाषा का ज्ञान भी किसी छात्र के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमें अपनी भाषा का ज्ञान है। अक्सर देखा गया है कि हमारे देश में अभी इंग्लिश भाषा को जितनी प्रायोरिटी दी जाती है, शायद हिंदी भाषा की प्रायोरिटी बहुत कम हो गई है। कहीं दफ्तर में जाए या कहीं बाहर जाए तो लोग इंग्लिश भाषा बोलने वाले को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बोलते हैं इसको ये सिविलाइज्ड, वेल सिविलाइज्ड। बट अकॉर्डिंग टू मी भाषा से केवल अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करने का एक जरिया है। जरूरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तभी आप पढ़े लिखे माने जाओगे। शिक्षा का उद्भव स्थान हमारा भारत ही माना जाता है। शिक्षा सबसे पहले यहीं देखा गया था, उत्पन्न हुआ। सबसे सिविलाइज पढ़े लिखे लोग आपको यहीं मिले थे। लोग बाहर से आते थे इंडिया में पढ़ने के लिए। उस वक्त अंग्रेजी भाषा का यहाँ पे कोई पहचान नहीं था, ठीक। उस वक्त अंग्रेजी भाषा को इतनी प्रायोरिटी नहीं थी, फिर भी यहाँ के लोग विद्वान माने जाते थे। और अभी का समय ऐसा हो गया है कि लोगों की मानसिकता इतनी कम हो गई है कि उनकी सोच यह है कि जो व्यक्ति इंग्लिश बोल सकता है, पढ़ सकता है, वही पढ़ा लिखा माना जाएगा। तो हमारे इंडिया में ये देखा गया है कि हम लोग हिंदी तो बोलते हैं, परंतु हमारे हिंदी के बोलने में भी बहुत सारे शब्दों का अधूरा ज्ञान पाया जाता है। मतलब हम लोग किसी शब्द को सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। तो इन सब समस्याओं का समाधान करना भी अति आवश्यक है। मेरे अनुसार आप चाहे तो जितनी भी भाषाएं सीख लीजिए, परंतु अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपकी अपनी
सोच है कि आप कितनी भाषाओं को सीखते हैं, ये आपकी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। परंतु यदि आप अपनी भाषा को छोड़ करके अन्य भाषाओं को ग्रहण करते हैं तो मेरे अनुसार इस सोच को मैं एक कमज़ोर सोच का व्यक्ति मानूंगा। तो कहने का अर्थ है कि मौखिक भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। भाषा और संचार अधिगम अक्षमताओं में बोली जाने वाली भाषा को समझने या उसके उच्चारण करने की क्षमता शामिल है। भाषा आधारित अधिगम विकार के संकेतों में मौखिक भाषा कौशल संबंधी समस्याएं शामिल होती हैं, जैसे किसी कहानी को फिर से लिखने और भाषण के प्रभाव को समझने की क्षमता, साथ ही शब्दों के अर्थ, भाषण के कुछ हिस्सों, दिशाओं आदि को समझने की क्षमता को ही हम लोग डिस्कफासिया कहते हैं। तो जैसे हमारा व्याकरण, तो बहुत भाषाएं जो हम लोग जो हिंदी भाषा बोलते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारा व्याकरण की जो गलतियां पाई जाती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अंग्रेजी भाषा भारत में बोलने वाले लोग की प्रतिशत मात्रा बढ़ गई है और हिंदी सही तरीके से बोलना, हिंदी बोल लेना यह सही नहीं, हिंदी को सही तरीके से बोलना ये सही बात कहलाती है। इसके अलावा एक और समस्या देखा गया है, ध्वनि न समझ पाने की समस्या। इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये क्या है? दिस इज अ प्रॉब्लम विद द वे द ब्रेन प्रोसेस द साउंड्स अ पर्सन टेक्स इन। It is not caused by hearing impairment. This disorder may have trouble in learning to read, distinguish sounds from background noise, following spoken directions, telling the difference between similar sounding words, remembering things they have heard. यह एक समस्या है जिसमें मस्तिष्क उन ध्वनियों को संसाधित करता है जो व्यक्ति ग्रहण करता है या श्रवण दोष के कारण नहीं होता है। इस विकार से समस्याएं हो सकती हैं पढ़ना सीखना, पृष्ठभूमि के शोर से ध्वनियों को पहचानना, बोले गए निर्देशों का पालन, समान ध्वनि वाले शब्दों के बीच अंतर बताना, सुनी हुई बातें याद रखना। तो ये ध्वनि न समझ पाने की समस्या है, इसकी समाधान हम लोग कैसे करें? अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ लिखने के पश्चात भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम लोग शायद नहीं सुने रहते, हम नहीं जानते, कभी हम उसके बारे में सुने नहीं हैं। अगर वो शब्द हमारे सामने बोला जाता है तो हमारे मुख से एक आवाज़ निकलती है, आपने क्या बोला, ठीक? तो ये सब समस्याएं होती हैं छात्रों के अंदर। ये समस्याएं अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे शब्द वो ठीक ढंग से उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे भी शब्द होते हैं जिसको हम पहली बार सुनते हैं, और जब पहली बार किसी शब्द को सुनते हैं तो उसको बोलने या समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक और सिम्टम्स है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, दृश्य प्रसंस्करण विकार, सही तरीके से नहीं देख पाना। जैसा कि हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं और हमारा जो टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इसके अंतर्गत हम लोग रीडिंग स्किल्स में प्रॉब्लम, लर्निंग स्किल्स में प्रॉब्लम आने की समस्याओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम यह भी जानेंगे कि जो विजुअल डिसेबिलिटी है यह भी एक प्रमुख कारण बनता है किसी छात्र या छात्रा के रीडिंग स्किल्स को कम करना, लर्निंग डिसेबिलिटी को प्रभावित करना। लर्निंग डिसेबिलिटी में यह भी एक गुण शामिल है
जैसे ही हम क्लास में प्रवेश करते हैं, क्लास में प्रवेश करने के पश्चात कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे आगे बैठा दीजिए, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो ये जो प्रमुख समस्या है लर्निंग डिसेबिलिटी का, इसका समाधान करना भी एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोल देते हैं ठीक है बैठ करके देख लो, वहीं से देख लो, तो ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। यदि हमारे कक्षाओं में इस तरह के छात्र छात्राएं पाए जाते हैं तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि उस बच्चे को थोड़ी प्रायोरिटी दिया जाए और उसको सामने बैठा दिया जाए, क्योंकि अगर नहीं देख पाएगा कोई बच्चा तो वो नहीं पढ़ पाएगा, नहीं सीख पाएगा और लिख नहीं पाएगा। तो उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता है। तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? दृश्य प्रसंस्करण एक विकार है जो लोगों को समान अक्षरों, संख्या, वस्तुओं, रंगों, आकार और पैटर्न के बीच अंतर को देखने के साथ संघर्ष करने का कारण बनते हैं। यदि कक्षा में कोई छात्र बैठा हुआ है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ छात्र आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी कमियों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। तो एक टीचर होने का आपको यह भी फर्ज अदा करना पड़ेगा कि आपको यह पहचानना पड़ेगा कि कौन छात्र और किस छात्र को किस तरह की समस्या है। माना कि प्रथम दिन में आप हम ये सब समस्याओं का नहीं देख पाते हैं, परंतु एज अ क्लास टीचर अगर हम रोज रोज जा रहे हैं पढ़ाने तो 2-4 दिन 10 दिन के बाद हम उन समस्याओं को आसानी से समझ सकते हैं कि किसी छात्र के अंदर क्या समस्या है। तो उन समस्याओं को समझना और उन समस्याओं का समाधान करना भी शिक्षक का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इसके अलावा जो 8वां लक्षण है वो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, अ डिसऑर्डर विच इज यूजुअली characterized by a significant discrepancy between higher verbal skills and weaker motor, visual, spatial and social skills। एक विकार जो आमतौर पर उच्च मौखिक कौशल और कमजोर गति, दृश्य, स्थानिक और सामाजिक कौशल के बीच एक महत्वपूर्ण विसंगति को चिन्हित करता है। इसके अलावा जो 9th हमारा जो सिम्टम है वो है ADHD। इसका फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको ADHD से हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लर्निंग डिसेबिलिटी, अ डिसऑर्डर दैट इंक्लूड्स डिफिकल्टी स्टेइंग फोकस्ड एंड पेइंग अटेंशन, डिफिकल्टी कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड हाइपर एक्टिविटी। कक्षा में हमें तरह तरह की समस्याएं दिखी जाती हैं, उसमें से एक समस्या और भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों के अंदर किसी सब्जेक्ट को या जो भी हम पढ़ाते हैं उस पर फोकस करने की जो अटेंशन करने की, उस पर उसको देखने की जो समस्या उत्पन्न होने लगी। मतलब कोई बच्चा किसी एक जगह अगर किसी बच्चे को बोल दिया जाए तो 3 मिनट 2 मिनट फोकस नहीं कर पाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि उसका ध्यान इतना ज़्यादा भटकता है, और यह ध्यान का भटकना किसी छात्र छात्रा के लर्निंग डिसेबिलिटी का भी कारण बनता है। अगर एक बच्चा कंटिन्यूअस 5 मिनट तक किसी एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है तो वह पढ़ने, लिखने या बोलचाल या सामाजिक ज्ञान में वो 1 नंबर स्थान पर आ जाएगा। तो यह सब समस्याएं हम देखते हैं क्लास के अंदर। तो इन सब समस्याओं का समाधान कैसे करना है, इसके ऊपर भी विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। तो इस समस्या का समाधान कैसे करें? तो इसके पहले हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग किए हैं जिसमें
बहुत सारे हमारे शिक्षकों ने ये बताया है कि अपने पढ़ाने का तरीका, अगर आपके पढ़ाने का तरीका एक जैसा प्रतिदिन है तो अभी बच्चों के अंदर एक ऐसा सोच उत्पन्न करता है कि आपके पढ़ाने में वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग भी देखे हैं कि अगर हम एक तरह का भोजन रोज रोज ग्रहण करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमें खाने का मन नहीं करता। तो आपके पढ़ाने के तरीकों में भी बदलाव लाना अति आवश्यक है, और यह ही बदलाव किसी भी छात्र या छात्रा के ध्यान को अपने तरफ आकर्षित करने का एक प्रमुख केंद्र माना जाएगा। जैसे कि हम पढ़ाए 10 दिन पढ़ाए, 10 दिन के पढ़ाने का तरीका हमारा एक जैसा है, हमें लगने लगा, महसूस होने लगा कि बच्चे अब हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब उसमें हम बहुत सारे स्किल्स यूज़ करते हैं, जैसे गेम पीरियड देते हैं, उसके अलावा कंप्यूटर लैब में ले जाते हैं, ठीक है, या क्विज कराते हैं, क्विज के माध्यम से पढ़ाते हैं, या उसके अलावा हम लोग बोलते हैं कि आज हम लोग अपना स्पेशल क्लास देंगे, या डायग्राम के माध्यम से उसको हम लोग समझाते हैं। पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए लिखना पढ़ना ही अति आवश्यक नहीं होता है। इसके पहले बहुत सारे ऐसे पढ़ाने के तरीके थे जिसमें लिखना पढ़ना कम होता था, सुनने की क्षमता को बढ़ाया जाता था। जैसे हम लोग वेदों को हम लोग श्रुति बोलते हैं, क्योंकि वेद जो थे उनको लिख पढ़कर याद नहीं किया जाता था, उनको सुन करके याद किया जाता था। तो बहुत सारे ऐसे ज्ञान जो होते हैं हम लोग सुन करके भी ग्रहण कर सकते हैं। तो कक्षा में जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे को हम लोग लिख कर या उसको पढ़ा कर कि हम किसी चीज़ को समझा सकें, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे समझाने का तरीका इतना अच्छा हो कि वो बच्चा उस चीज़ को सुनकर ही याद कर ले। इसके बाद हमारा जो 10वां सिम्टम्स है वो है स्वलीनता, नजरें न मिलाने की समस्या। कक्षाओं में बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे नजर नहीं मिला पाते। तो इसका प्रमुख कारण यह होता है डर। अगर बच्चों के अंदर डर लाना आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने किसी बच्चे को डांट भी दिया तो डांट करके उस क्लास से निकल जाना यही एक शिक्षा का कर्तव्य नहीं है, बल्कि अगर हम उसको डांट भी दिए तो फिर हमें उसे प्यार से एक बार समझा देना भी अति आवश्यक है। क्योंकि डर एक ऐसा चीज है जो किसी इंसान को अपनी नजर चुराने पे बाधित करता है। अगर कोई बच्चा डरा हुआ रहेगा, सहमा हुआ रहेगा, हमारे मार से प्रताड़ित होकर, तो वह कभी हमसे नजरें नहीं मिला पाएगा। और जैसा कि हम लोग इसके पहले ट्रेनिंग में हमें ज्ञात हुआ है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, अच्छा लिखना या बोलना चाहता है, तो उसके लिए उसकी जो ज्ञानेंद्रिय का एक जगह पे होना बहुत आवश्यक है। उसकी नजरें, सुनने की क्षमता, ये सारी चीज़ें भी हमारे तरफ एक टीचर के तरफ आकर्षित है, तो वो किसी न किसी रूप में वह एक अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता और अच्छा लिखने वाला बन सकता है। यहाँ तक कि उसे याद करने में भी किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तो ये ऑटिज्म माने स्वलीनता क्या है? कुछ शैक्षणिक कौशलों की महारत हासिल करना स्वलीनता और एस्पर्गर सिंड्रोम जैसे व्यापक विकासात्मक विकारों से बचा सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों से पीड़ित बच्चों को संवाद करने, शारीरिक भाषा समझने, बुनियादी कौशल सीखने, दोस्त बनाने और आँखों का संपर्क बनाने में परेशानी हो सकती है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि मेकिंग फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव लर्निंग डिसेबिलिटीज प्रॉब्लम्स। लर्निंग डिसेबिलिटी प्रॉब्लम को जो
ठीक करने का एक और तरीका होता है। अगर कोई बच्चा कक्षा में एकांत बैठता है, किसी से बात नहीं करता है, शिक्षकों से नजरें नहीं मिलाता है, तो मेरा मानना यह है कि वह बच्चा भी लर्निंग डिसऑर्डर से पीड़ित, वो अच्छी तरह से याद नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। अगर उसको प्रश्न का उत्तर याद भी है तो शायद वह टीचर को, अपने गुरु को बताने से वह हिचकिचाएगा। तो इन सब समस्याओं का ध्यान देना अति आवश्यक है। अब हम लोग अधिगम अक्षमता मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ विशेष गुणों को देखें। आज शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रयास के तहत विशिष्ट शिक्षा के सप्रत्यय को बल मिला है, लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। विशिष्ट बालक कौन है और विशिष्टता के कितने प्रकार हैं, इस संदर्भ में या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर अपूर्ण जानकारी है। विशिष्ट बालक के मुख्य प्रकार जैसे अस्थि विकलांगता, श्रवण विकलांगता, दृष्टि विकलांगता आदि में तो फिर भी लोग अंतर कर लेते हैं, लेकिन मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, या पागलपन आदि की जानकारी उन्हें नहीं है। ब्रह्मवश वे इन सबको एक ही अर्थ में समझते हैं तथा एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। यह बहुत गंभीर समस्या मानी जाती है। अधिगम अक्षमता के साथ ऐसा अधिकांशतः होता है। हर प्रकार के विशिष्टता की अपनी प्रकृति होती है और उस प्रकृति के अनुकूल ही हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अतः यह आवश्यक है कि हम विशिष्ट बालकों के विशेष प्रकार को जानें, समझें। इसी क्रम से इस इकाई में हम विशिष्ट बालकों के एक प्रकार अधिगम अक्षमता की परिभाषा, प्राकृतिक लक्षण, विभिन्न प्रकार एवं विशिष्ट बालकों के अन्य प्रकार से अंतर की चर्चा करेंगे। अब अधिगम अक्षमता जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, आज हमने इसके बारे में जाना है, तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्यों वह जानना जरूरी है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप अधिगम अक्षमता की परिभाषा, प्रकृति, विशेषता की व्याख्या कर सकेंगे। अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकार का वर्णन कर सकेंगे। अन्य प्रकार की विकलांगताओं एवं अधिगम अक्षमता में अंतर कर सकेंगे। अब हम लोग अधिगम अक्षमता का अर्थ और परिभाषा समझेंगे। अधिगम अक्षमता पद दो अलग अलग पदों अधिगम और अक्षमता से मिलकर बना है, जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग का अर्थ होता है अधिगम और डिसेबिलिटी का अर्थ होता है अक्षमता। अधिगम शब्द का आश सीखने से है तथा अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से है। अर्थात सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए मजबूत अभिप्रेरण, सकारात्मक आत्म छवि और उचित अध्ययन प्रथाएं एवं रणनीतियां आवश्यक शर्तें हैं। औपचारिक
शब्दों में अधिगम अक्षमता को विद्यालयी पाठ्यक्रम, सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था और इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया था। अधिगम अक्षमता को वाक्, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रतिक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो संभवतः मस्तिष्क कार्यविरूपता और या संवेगात्मक अथवा व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा संस्कृति या अनुदेशन कारकता। इसके पश्चात से अधिगम अक्षमता को परिभाषित करने के लिए विद्वानों द्वारा निरंतर प्रयास किए गए, लेकिन कोई सर्वमान्य परिभाषा विकसित नहीं हो पाई। अमेरिका में विकसित फेडरल परिभाषा के अनुसार विशिष्ट अधिगम अक्षमता को लिखित या मौखिक भाषा के प्रयोग एवं समझने में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति, जो व्यक्ति के सोच, वाक, पठन, लेखन एवं अंकगणितीय गणना को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित करता है, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत इंद्रियजनित विकलांगता, मस्तिष्क क्षति, अल्पतम असामान्य दिमागी प्रक्रिया, डिस्लेक्सिया एवं विकासात्मक बच्चाघात आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत वैसे बालक नहीं सम्मिलित किए जाते हैं जो दृष्टि, श्रवण या गामक विकलांगता, संवेगात्मक विक्षोभ, मानसिक मंदता, सांस्कृतिक या आर्थिक दोष के परिणामतः अधिगम संबंधी समस्या से पीड़ित है। वर्ष 1994 में अमेरिका की अधिगम अक्षमता की राष्ट्रीय संयुक्त समिति, द नेशनल ज्वाइंट कमिटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटीज, ने अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद है जो मानव के अनुमानतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न आंतरिक विकृतियों के विषम समूह, जिसमें कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमता के प्रयोग में कठिनाई शामिल होते हैं, को दर्शाता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर यह उत्पन्न हो सकता है। हालांकि अधिगम अक्षमता अन्य प्रकार की अक्षमताओं जैसे कि संवेदी अक्षमता, मानसिक मंदता, गंभीर संवेगात्मक विक्षोभ या सांस्कृतिक भिन्नता, अनुपयुक्तता या अपर्याप्त अनुदेशन के प्रभाव के कारण होता है। लेकिन ये दशाएं अधिगम अक्षमता को प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं करती। द नेशनल ज्वाइंट कमिटी ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी 1994 के अंतर्गत यह सब बातें हुई थी। उपर्युक्त परिभाषाओं की समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिगम अक्षमता एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत वाक, भाषा, पठन, लेखन एवं अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से या
अधिक के प्रयोग में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृत को शामिल किया जाता है, जो अनुमानतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न होता है। यह स्वभाव से आंतरिक होता है। अधिगम अक्षमता के इतिहास पर दृष्टिपात करने से आप पाएंगे कि इस पद ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने के लिए एक लंबा सफर तय किया। इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क ने किया था। यही पद आज सार्वभौम एवं सर्वमान्य है। इसके पूर्व विद्वान ने अपने अपने कार्यक्षेत्र के आधार पर अनेक नामकरण किए, जैसे न्यूनतम मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता। औषधि वैज्ञानिकों या चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा यह किया गया था। मनोस्नायु जनित विकलांगता मनोवैज्ञानिकों तथा स्नायु वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। अति क्रियाशीलता न्यूनतम उपलब्धता शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। रेड्डी, रमार एवं कुशामा 2003 के अधिगम अक्षमता के क्षेत्र के विकास को 3 निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा है रूपांतरण काल और तीसरा है स्थापन काल। प्रारंभिक काल, यह काल अधिगम अक्षमता के उद्भव से संबंधित है। वर्ष 1802 से 1946 के मध्य का यह समय अधिगम अक्षमता के लिए कार्यकारी साबित हुआ। अधिगम अक्षमता प्रत्यय की पहचान एवं विकास इसी समय से आरंभ हुई तथा उनकी पहचान तथा उपयुक्त निराकरण हेतु प्रयास किए जाने लगे। रूपांतरण काल, यह काल अधिगम अक्षमता के क्षेत्र में एक नए रूपांतरण का काल के रूप में जाना जाता है, जबकि अधिगम अक्षमता एक विशेष अक्षमता के रूप में स्थापित हुई तथा जब अधिगम अक्षमता प्रत्यय का उद्भव हुआ, इन दोनों के मध्य का संक्रमण का काल ही रूपांतरण काल से संबंधित है। तीसरा नंबर है स्थापन काल। 60 के दशक के मध्य में अधिगम अक्षमता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित कठिनाइयों को सामूहिक रूप से पहचान की प्राप्ति हुई। इस काल में ही सैमुअल किर्क ने 1963 में अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रतिपादित किया था। 60 के दशक के बाद इस क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्य किए गए और विशिष्ट शिक्षा में अधिगम अक्षमता एक बड़े उपक्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित हुई। क्रूकशैंक ने 1972 में 40 शब्दों का एक शब्दकोश विकसित किया। इसी क्रम से यदि आप कुर्ट गोल्डस्टीन द्वारा 1927 ईस्वी, 1936 ईस्वी और 1939 ईस्वी में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे कि उनके द्वारा वैसे मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्त सैनिकों जो प्रथम विश्व युद्ध में कार्यरत थे कि अधिगम समस्याओं का जो उल्लेखन किया गया है, वही अधिगम अक्षमता का आधार स्तंभ है। उनके अनुसार ऐसे लोगों से अनुक्रिया प्राप्त करने में अधिक प्रयत्न करना पड़ा है। इनमें आकृति पृष्ठभूमि भ्रम बना रहता है
ये अति क्रियाशील होते हैं तथा इनकी क्रियाएं उत्तेजनात्मक होती हैं। सेंट्रास 1939 ने अपने अध्ययन में कुछ लक्षण बताए थे जो मूलतः अधिगम अक्षमता या अक्षम बालकों एवं किशोरों से मिलते हैं। क्रुकशैन, वाइस और वैनेल 1957 ने अपने अधिगम अक्षमता संबंधित अध्ययन में केवल वैसे बालकों पर बल दिया जो बुद्धि लब्धि परीक्षण पर सामान्य से क्रम बुद्धि लब्धि रखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि न्यून है और साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता की न्यूनता का कारण बुद्धि लब्धि की न्यूनता ही है। इन अध्ययनों को सैमुअल किर्क ने अपने अध्ययन तथा आधार बनाया और कहा कि अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी सिर्फ शैक्षिक न्यूनता नहीं है, यह न्यूनतात्मक मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता, पढ़ने की दक्षता में समस्या, अति क्रियाशीलता आदि जैसे गुणों का समूह भी है। उन्होंने यह भी कहा जो बालक इन सारे गुणों से संयुक्त रूप से पीड़ित हैं वो अधिगम अक्षम बालक है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जाना कि कुछ ऐसे बालक होते हैं जो कक्षाओं में पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते सही ढंग से, तो इन सब बालकों को हम लोग अधिक अक्षम बालक कहते हैं। शैक्षिक न्यून बालकों के संबंध में अपने मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अधिगम अक्षम बालक शैक्षिक न्यूनता से पीड़ित होता है और यह न्यूनता उनके आंतरिक एवं बाह्य दशाओं के परिणाम के कारण ही नहीं बल्कि उसमें उपलब्ध न्यूनतम शैक्षिक दशाओं के कारण भी संभव है। सैमुअल किर्क ने इस कार्य को और प्रसारित करने के लिए अधिगम अक्षमता अध्ययनकर्ताओं का एक संघ बनाया जिसे एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी कहा गया और अधिगम अक्षमता शोध पत्रिका का प्रारंभ किया। आज विश्व स्तर पर अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी संबंधी अध्ययन किए जा रहे हैं और अधिगम अक्षमता पर आधारित 2 विश्व स्तरीय शोध पत्रिका मौजूद है जो किए जा रहे हैं अध्ययनों का प्रचार प्रसार करने में अपनी भूमिका निभा रही है। भारत में इस संबंध में कार्य शुरू हुए अभी बहुत कम समय हुआ है और आज यह पश्चिमी देशों में अधिगम अक्षमता मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी संबंधी हो रहे कार्यों की तुलनीय है। भारतवर्ष में अधिगम अक्षम बालकों की पहचान विदेशियों द्वारा की गई, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों में भी जागरूकता बढ़ गई। जैसा कि हम लोग अभी जाने हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज इसके बारे में जानकारी देना या जानकारी लेना, इसकी शुरुआत भारत में हुए बहुत कम ही वर्ष हुए हैं, परंतु भारत ने इस तकनीक को अपनाया है। इसके बारे में जानना कि दूसरों को इसकी पहचान कराना शुरू कर दिया है, परंतु इसकी स्थिति अब बहुत सुधर गई है। जिन देशों ने लर्निंग डिसेबिलिटी को बहुत पहले से ही पढ़ा लिखा है और हम भारतीयों ने इस
लर्निंग डिसेबिलिटी को अभी कुछ ही सालों में शुरू किया है, परंतु हमारी स्थिति लगभग उनके करीब पहुंच गई है। अधिनियम 1995 में उल्लेखित 7 प्रकार की विकलांगता में यह शामिल नहीं है। ज्ञात हो कि यह अधिनियम भारतवर्ष में विकलांगता के क्षेत्र में सबसे बृहद कानून है, अर्थात भारत में अधिगम अक्षम बालकों को कानूनी रूप से विशिष्ट सेवा पाने का आधार नहीं है। अब हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी की कुछ प्राकृतिक एवं विशेषताओं को जानेंगे। अधिगम संबंधी कठिनाई श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती है। समस्या का समाधान होते ही अधिगम संबंधी वह कठिनाई समाप्त हो जाती है, जिसके विपरीत अधिगम अक्षमता उस स्थिति को कहते हैं। यदि कोई बच्चा या कोई छात्र ऐसा पाया गया जो अधिगम अक्षमता जो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है, तो उस समस्या को आसानी से खत्म किया जा सकता है। यह एक परमानेंट समस्या हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ये अस्थायी समस्या होती है। अस्थायी का मतलब जिसको हम लोग अपने द्वारा किसी बच्चे के अंदर जो कमी हम देखते हैं उसको अपने यदि हम कोशिश करते हैं तो उन सब समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, यदि कोई छात्र या छात्रा कक्षा में सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, तो उसे उसकी कमियों को पहचानना, क्या कमी है, किस कारण से वो नहीं पढ़ पा रहा है, इन सब समस्याओं को देखना, जानना और उस समस्याओं का समाधान करना एक शिक्षक का कर्तव्य माना गया है। चूंकि अधिगम अक्षमता को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है और जनगणना में अधिगम अक्षमताओं को आधार बनाया जाता है, इसलिए देश में मौजूद अधिगम अक्षम बालकों के संबंध में ठीक आंकड़ा प्रदान करना तो अति मुश्किल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, तो हम यह भी समझ सकते हैं कि यह जनगणना भी एक मुख्य स्रोत माना जाएगा, जिसके द्वारा हम लोग लर्निंग डिसेबल्ड जो चिल्ड्रंस हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस जनगणना के अनुसार जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी कैलकुलेशन पूर्ण रूप से तो नहीं की जा सकती है, परंतु कहीं ना कहीं तक हम लोग 100% न करके उसके करीब तक पहुंच सकते हैं। और यदि उन बालकों के अंदर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उनकी संख्या प्राप्त हो गई कि कितने बच्चे हैं, कितने छात्र छात्राएं हैं, यह तो देश की बात है, देश के ऊपर ये तो जनगणना के ऊपर निर्धारित करता है। परंतु यदि कक्षा के अंदर हम यह कैलकुलेट कर ले कि हमारे एक कक्षा में कितने ऐसे बच्चे हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, अगर हम यह पहचान कर पाए तो हम उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। हाल ही में हमारे स्कूल की एक 9C का एक बच्चा है जिसको मैंने देखा है कि वो शायद इस समस्या से वो पीड़ित है, लर्निंग डिसेबिलिटी से। उसका रोल नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक 4 या 5 रोल नंबर है उसका। वो पहले ही हमारे 9C में फर्स्ट बेंच पे बैठता है। मैं उसको कुछ होमवर्क दिया क्लास में, 2-3 दिन 4 दिन के बाद मैंने उस सेम प्रश्न को पूछा तो बच्चा वो कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसको देखकर मुझे समझ में आ गया कि हाँ, उसकी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी का कुछ समस्या है। तो लगभग मैंने सारे बच्चों को अपने तरीके से जिस तरह समझाना चाहिए डांट कर मैंने उनको समझाया।
परंतु जब मैं उसके पास गया तो मुझे यह अनुभव हो गया कि यह बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित है। तब मैंने उसको प्यार से समझाया कि अपने जो गृह कार्य है उसको सही ढंग से करने की कोशिश करना। तो ये सारी जो समस्याएं उत्पन्न होती है लर्निंग डिसेबिलिटी से, इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार।